हम सबसे पहले एनबीटी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने हमको इस प्रांगण में बहुत अल्पकालिक सूचना पर स्थान दिया और फूलदेई का जो हम सृजन का बाल पर्व बना रहे हैं 1 महीने का, उसका एक अध्याय, उसका एक दिन का गतिविधि करने का यहाँ पर अवसर दिया। और इतने विशाल प्रांगण में जहाँ हजारों पुस्तकें यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर किसी भी आयोजन का होना उसकी सार्थकता है। आज के इस कार्यक्रम को बाल साहित्य पर जो विमर्श है उसमें जो हमारे वक्ता हैं और जो हमारा आयोजन का 14वां अध्याय है, वो सब अपनी अपनी बात रखेंगे। साथ ही पूरे देश की, समाज की, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। तो इस तरह का एक अद्भुत प्रकृति पर्व है फूलदेई, और धार ने एक विशेष पहल करते हुए इस पर्व को बाल सृजन के पर्व के रूप में बदल दिया। यानी कि पर्व तो अपनी जगह है, लेकिन उसमें बाल सृजन का एक आयाम जोड़ दिया। और पिछले कई वर्षों से धात द्वारा, खासतौर पे जो कोना कक्षा का जो एकांश है धात का, उसके द्वारा निरंतर बच्चों के साथ सृजनात्मक गतिविधियां की जा रही हैं। और आज की गतिविधि भी जो है उसी का एक हिस्सा मानी जा सकती है, जो कि बाल साहित्य विमर्श के रूप में आपके सामने है। तो मैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए और साथ ही स्वागत संबोधन के लिए यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा धात साहित्य एकांश की संयोजक श्रीमती कल्पना वर्मा जी को। धात साहित्य एकांश आपके शहर में निरंतर बाल साहित्य पर विमर्श आयोजित करता आ रहा है। सृजन संवाद, सृजन पथ, सृजन अभिव्यक्ति, सृजन यात्रा जैसे तमाम सफल कार्यक्रम हुए हैं। धात, जैसे कि आज अभी बताया है, धात एक सामाजिक संस्था है जो कि अपने सामाजिक उद्देश्यों को लेकर अपने कार्यक्रम करती हैं और विभिन्न विषयों पे काम कर रही हैं और विभिन्न एकांश हैं, पूरा टीम वर्क है। धात साहित्य एकांश भी एक इसकी इकाई है जो साहित्यिक गतिविधियां करती रहती हैं। आजकल खूब साहित्य रचा जा रहा है, पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हो रहा है, और लेकिन एक बड़ा गैप जहाँ पे देखने में आ रहा है वह है नई पीढ़ी में साहित्य को लेकर और पठन पाठन को लेकर बड़ा हार्श है। कारण बहुत हो सकते हैं। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए नई पीढ़ी में पाठक और लेखक तैयार करने के उद्देश्य को लेकर साहित्य एकांश ने बच्चों के साथ मिलकर कुछ साहित्यिक गतिविधियों की योजना पर काम करने का तय किया है। हमारा मानना है कि किताबें वह ली जाएं जिसके केंद्र में बच्चों की पसंद हो, ताकि उसकी रुचि के साथ उसका ज्ञानवर्धन भी हो। 2023 में हमने स्कूलों की मांग पर उत्तराखंड के दिवंगत कथाकारों की कहानियों को लेकर एक कहानी संग्रह एकांश द्वारा संपादित किया गया, जिसकी मुख्य संपादक हमारी वरिष्ठ साथी लेखिका कथाकार आदरणीय डॉक्टर विद्या सिंह हैं। इनके ही नेतृत्व में टीम के सहयोग से कोना किताब प्रकाशन से इस वर्ष भी 10 कथाकार 10 कहानी प्रकाशित किया गया है। हमारे मंचासीन आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता डॉक्टर दिनेश चमोला शैलेश जी से अरसे बाद मुलाकात हुई है। बीच में मैं आपकी उपलब्धियां पढ़ती रही हूं और हमेशा हमारा शहर आह्लादित होता रहा है। मैं सिर्फ नहीं, अशोक मिश्र जी वाणी के बहुत धनी हैं, लेखनी के बहुत धनी हैं, इनसे भी काफी परिचय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक ताली आज आदरणीय गणेश उनियाल जी और आशा जी के नाम की तो बनती है, क्योंकि आज का यहाँ आयोजन जिसमें हम सब सम्मिलित हैं वो आपके प्रयासों से है। बहुत अच्छा कोना कक्षा का कार्यक्रम चल रहा है और
उसी के अंतर्गत बाल पर्व फूलदेई 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। मित्रों, पुस्तक आपके हाथ में जाएगी तो आप देखिएगा कि चयन कैसा है। मेरा ये दावा नहीं है कि ये सर्वोत्कृष्ट चयन है, नहीं, इससे भी अच्छा चयन हो सकता था, किंतु अपनी सीमाओं में रहते हुए हमने उन कहानियों का चयन किया जो बच्चों के लिए उपयोगी है। जमीनों जर दीवारों दर ये कुछ अच्छा नहीं लगता, जहां बच्चे नहीं होते वो घर अच्छा नहीं लगता, जहां बच्चे नहीं होते वो घर अच्छा नहीं लगता। जब बाल साहित्य की बात आती है तो बाल साहित्य क्यों जरूरी है? तो साहित्य करता क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि है अंध सा अंतर जगत कवि रूप सविता के बिना, सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना। तो ये कविता और कहानी ये सद्भाव को प्रेरित करते हैं, जो हमारे शिक्षा के भी उद्देश्य हैं और समाज निर्माण के भी उद्देश्य हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल करिकुलम है उसका भी उद्देश्य है कि ऐसे नागरिकों का निर्माण हो कि जो देश को आर्थिक तौर पर मजबूत बना सकें, सुरक्षा के लिए मजबूत बना सकें और लोगों को सक्षम बना सकें। अब जब हम बच्चों की बात करते हैं, जैसे कविता जब हम लोग पढ़ते थे तो कविता थी कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। ये कविता पढ़ते हुए ऐसा लगता था कि जैसे सबकी माँ उनके सामने खड़ी हैं। वो क्लास में भी जब गा रहे होते थे संवेद स्वर में तो लगता था कि आंखें तो खोलनी ही है, मुंह धोना है। उसके साथ वह सारी प्रक्रियाओं के निर्देश थे और साथ ही कविता का आनंद था। एक कविता जिसमें अम्मा जरा देख तो ऊपर घिरे आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। ऐसा लगता था कि जैसे बाहर बारिश हो रही है, और बिल्कुल बाल मनोभाव के अनुकूल कि हम लोग भी बारिश में बाहर निकल के भीगना चाहते थे। और बड़ों को पता होता था कि भीगने से सर्दी लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन हमें तो आनंद आता था। मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी फिर छोटी सी कुटिया मेरी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां हैं। इससे पहले कि मैं अपने उस पर जाऊं, फूलदेई का जो त्योहार है, अभी बैठे बैठे वो पहाड़ की उस गांव की ओर ले गया जहां बचपन में हम कभी वो टोकरी में फ्योली के फूल रखा करते थे। सामने चौखंबा पर्वत है और सीढ़ी नुमा खेतों पर जो फ्योली है, मेरा काव्य है विदाई, उसकी 4 पंक्तियां हैं डॉक्टर साहब। और ये सौभाग्य हमारा है कि श्रद्धेय ठाकुर साहब इस मंच पर विराजमान हैं। वो बचपन में वो फ्योली कैसे करती थी आज तक। चौखंबा की चल चल कदी, बर्फ की श्वेत पाटी, बद्री से की छल छल कदी, पुण्य भागी रथी कैलाशु भी कल कल कदी, डांडियों घाटियों गजौंदी, हा फुल देई, हा फुल देई, फुलदेई गंगा है, हा गंगा की सुरपुर जनी, याद रोजे ते आंदी, हा फुलदेई सुरपुर जनी, याद रोजे ते आंदी। ये जो लोक पर्व है मित्रों, श्रद्धेय मंच
और इस सभागार में उपस्थित मित्रों, बाल साहित्य पर भी बहुत से विचार मिश्र जी ने रखे और मैं मानता हूं कि बाल साहित्य संस्कारों की एक प्रयोगशाला है। बाल साहित्य जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ अपने को ढूंढने की, कुछ अपने को तलाशने की, क्योंकि पूरे संसार के बच्चे बच्चे हैं। हर एक प्रदेश का, हर एक देश का, विश्व के हर संसार के हर बच्चे का बचपन लगभग बचपन जैसा होता है, लेकिन उसका इतिहास अलग होता है, उसका भूगोल अलग होता है, उसकी संस्कृति अलग होती है, उसकी चैतन्यता और उसके अभाव अलग अलग होते हैं। कि साहित्य रचना कहीं आसान है बाल साहित्य रचने के मुकाबले। बाल साहित्य रचना बहुत कठिन है। बच्चों पर लिखना एक अलग बात है और बच्चों के लिए लिखना एक अलग बात है। आप किसी बड़े आदमी को एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी दे देंगे तो वो उसका कोई ना कोई मतलब निकाल लेगा, पर बच्चे को अगर आपको कोई चित्र देना है तो वो चित्र इतना स्पष्ट होना चाहिए कि बच्चा उसको आत्मसात कर सके और उसका अर्थ निकाल सके। और ये एक बड़ी चुनौती होती है। मैं जीवन में कभी चाह कर भी छुटकर फुटकर कविताएं लिखी, मगर कभी बच्चों के लिए नहीं लिख पाया, क्योंकि मैं हमेशा, एक बात मेरे अंदर रही कि बच्चों का मनोविज्ञान समझना बहुत कठिन है और मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं बच्चों का मनोविज्ञान समझ सकूं। तो मुझे बच्चों पर लिखने का भी, बच्चों के लिए लिखने का भी कोई हक नहीं है। बच्चा हर दिन ये अनुभव करता है कि मैं कल के मुकाबले आज बड़ा हो गया हूँ। कल मैंने जो ये काम किया, अगर मैं आज करता तो कल से बेहतर करता। बच्चे का ये मनोविज्ञान होता है और उस मनोविज्ञान को भांप कर ही लिखा जाना चाहिए। आप लोग जो बच्चों के लिए लिख रहे हैं, आप एक बड़ा कार्य कर रहे हैं, मैं आप सबको नमन करता हूँ। पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए जो लिखा जा रहा है उसमें इधर कुछ ऐसे प्रयोग मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत बच्चों का साहित्य। मैंने कुछ ऐसे प्रयोग देखे हैं जो बहुत उलझे हुए हैं। वो ऐसे ही प्रयोग हैं जैसे विनोद कुमार शुक्ल की कहानियाँ या विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास या विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं। अब आप वो अगर बच्चों को दे देंगे तो आप बच्चों को साहित्य से विमुख करेंगे, साहित्य से जोड़ेंगे नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के लिए बच्चों की तरह लिखें और बच्चों को बच्चा ही रहने दें, बच्चा ही समझें, उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। अब कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हम फूलदेही को एक वार्षिक आयोजन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि फूलदेही बच्चों से संबंधित है। और जहां तक मैं समझता हूं कि फूलदेही पूरी दुनिया का अकेला एक ऐसा उत्सव है, प्रकृति पर्व है, बाल पर्व है, जो केवल बच्चों का है। इसमें पहाड़ में बच्चे, अभी जैसे बताया भी गया है कि पहाड़ में बच्चे हम लोगों ने भी किया है, सुबह सुबह उठ करके जंगल में जा करके घर के आसपास और फूल एकत्रित करके एक टोकरी में और घरों की दहलीज पे डालते हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि हम इस घर के लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं। और ये बसंत के आगमन पर होता है, तो उस समय फूलों की बहुतायत भी होती है और फूली का जो फूल है वो इससे शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। फूली का फूल उस समय बहुत खिलता है। तो इस तरह से ये बच्चों का कार्यक्रम है। फिर उसके बाद पूरे महीने तक, चैत के महीने में, ये 14 मार्च या 15 मार्च जब भी संक्रांति आती है, उससे शुरू होकर के बैसाख संक्रांति तक चलता है और बच्चे लगातार पूरे महीने घरों की दहलीजों पर फूल डालते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसे एक सप्ताह का भी मनाया जाता है, जैसे कि रुद्रप्रयाग चमोली की तरफ। तो एक महीने तक जब बच्चे इस तरह से फूल डालते हैं तो अंत में उनको कुछ उपहार घर वाले देते हैं और वो बच्चे फिर सामूहिक रूप से एक अपना आयोजन करके उसका आनंद उठाते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा साहित्य एकांश का, डॉक्टर विद्या सिंह जी का, कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इतना बड़ा सहयोग हमें दिया और इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कल्पना जी का, जो कि हमारी प्रबंध संपादक भी है,
उनका भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान, कई दिनों से वो इस काम में लगी हुई हैं और उसका पूर्ण योगदान उन्होंने दिया। आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने सचिव तन्मय ममनाइन जी का, कि जिनका दिन रात का प्रयास और उनकी जो गाइडेंस हमें मिलती रही, उसी के बलबूते पर हम इस कार्यक्रम को सफल करने में सफल कर पाए। अपने साहित्यकार मित्रों का जो यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर जो जनमानस उपस्थित है, जो बाल चेतना के प्रति यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए, उसके लिए चिंतित हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही धात के जितने भी मेरे साथी यहाँ पर आए हुए हैं और जो इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो धन्यवाद के इन शब्दों के साथ ही ये आज का ये संक्षिप्त तो नहीं कहूँगा, अब तो लंबा हो गया ये कार्यक्रम, बाल साहित्य विमर्श का ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है। इस अंतिम अनुरोध के साथ कि जो किताब आपने अभी देखी, जिसका लोकार्पण हुआ, ये किताब यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप उसको लेना चाहें तो कल्पना बहुगुणा जी से संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन किताब है और इसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं।